नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। हालांकि वो बात अलग है कि हमारा यह भारतीय नव वर्ष नहीं है, लेकिन चूंकि वैश्विक स्तर पर 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी को नव वर्ष के रूप में, हैप्पी न्यू ईयर के रूप में मनाते हैं, न्यू ईयर के रूप में मनाते हैं, तो उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और शुभकामनाएं इस बात के लिए भी कि आपका यह वर्ष 2026 का वर्ष आपकी सफलताओं का हो, आपकी उम्मीदों का हो, आपकी ऊंची उड़ान का हो, और आपके माता पिता जो संघर्ष कर रहे हैं उनके संघर्षों के साथ साथ आपके संघर्षों पर भी विराम चिन्ह लगे। यह मेरा आशीर्वाद, मेरा सपोर्ट, मेरा बहुत सारा भरोसा आपके लिए है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो बात कल हमने आपसे कही थी कि आप अपनी कमियों पर फोकस कीजिएगा कि आखिर 2025 में हमने वो कौन सी गलतियां की हैं जिनकी वजहों से आप जो है सफल नहीं हो पाए। निश्चित तौर पर 2025 का वर्ष बहुत सारे उतार चढ़ाव के बीच रहा होगा। बहुत सारे लोग लाइफ में आए होंगे, कुछ गए होंगे, कुछ लोग बहुत लंबे समय तक रहने के बाद निकले होंगे, कुछ लोगों ने वादे करके तोड़े होंगे, कुछ लोगों ने वादे करने का वादा किया होगा लेकिन नहीं किया होगा, कुछ कंधों की तलाश आपने की होगी, वो कंधा नहीं मिला होगा, कुछ सफलताएं असफलताएं आपके जीवन में आई होंगी, बहुत सारे प्लस माइनस आपके जीवन में आए होंगे। लेकिन उन सबसे इतर होकर के, उनको छोड़ करके 2026 में अपनी ऊर्जा को केंद्रित करके, अपनी बाह्य शक्तियों को अपने आंतरिक शक्तियों के साथ मेल मिलाते हुए, मेल खाते हुए आपको क्या करना है? फोकस करना है। फोकस इस बात का कि 2026 आपको खाली नहीं जाने देना है। सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए, चूंकि इलेक्शंस आने वाले हैं विधानसभाओं के, ऐसे में निश्चित तौर पर 2026 आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। मैं आपसे पूरी तरीके से मैं आप पर भरोसा करना चाहता हूं। भरोसा आप मुझे दिलाइएगा भी कि आप एनी हाउ, किसी भी रूप में आप 2026 को नहीं जाने देंगे। एक खास बात कि जब आप रात में, सुबह जब भोजन कीजिए, उस निवाले को जब आप उठाते हैं और अपने मुंह तक आप जब ले जाते हैं, तो उसमें जरा एक प्रश्न ढूंढिएगा कि आखिर इस निवाले के लिए मेरे पिता ने या मेरी मां ने या मेरे भाई या बहन ने जो भी आपका खर्चा उठाता होगा, जो भी संघर्ष करता होगा आपके लिए, आप सोचिएगा कि उस छोटे से निवाले के लिए आपके माता पिता ने कितना संघर्ष किया। पिता सुबह बाइक से, गाड़ी से, प्राइवेट व्हीकल से जाता है बाहर, शाम को वापस आएगा आपके घर, नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। मौत और जिंदगी के बीच जूझता हुआ बाप जो कभी रोता नहीं है, जो कहता नहीं कि मैं परेशान हताश हूं, जब आप 10,000 कहते हैं, 5,000 कहते हैं, जितना कहते हैं आपके अकाउंट में डालता है, मां मुस्कुराते हुए आपके सर पे हाथ रख करके आपको आशीर्वाद देके भेजती है। आप उस आशीर्वाद को, उस मेहनत को जरा आज याद करना, और याद करना कि कितना संघर्ष आपके पीछे कोई कर रहा है। उस संघर्ष को भूलना नहीं। टाइम कहीं वेस्ट नहीं कर रहा, ध्यान देना, कहीं भी टाइम नहीं वेस्ट करना है आपको हर एक पॉइंट को, अपने माता पिता के संघर्षों को याद करना है, और याद करना है उनके उस बलिदान को जो आपके लिए दे रहे हैं। वो अपने लिए कपड़े नहीं पहन रहे हैं, अपने लिए कोई कुछ सामान नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपकी हर उस जरूरतों को, ख्वाहिशों को, जब से आपने जन्म लिया है तब से वो आपकी ख्वाहिशों को पूरा करें। उन ख्वाहिशों के लिए, उन उम्मीदों के लिए आपको लड़ना है, इस बार जूझना है अपने संघर्षों से, और फतह हासिल करनी है अपनी असफलताओं पे, और विजय हासिल करते हुए बनना है कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ चीजें हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी सारी बातों से इत्तेफाक रखते होंगे, और यह वर्ष आप जो है टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, और उस इंसान पर तो बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करेंगे जिसने आपके साथ क्या किया है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। इसलिए आप अपने लिए जीना सीखिए, किसी अन्य के लिए नहीं। वादे और वादे सब जाते रहते हैं। बहुत लोगों ने वादे साथ निभाने का किया होगा, बहुत लोगों ने वादे तोड़े होंगे, बहुत लोगों ने कहा होगा कि वादे निभाऊंगा, लेकिन वह व्यक्ति जिस पर आप अटूट विश्वास करते थे, उस कंधे की तलाश करते थे जिस कंधे पर रख करके अपना सर आप कुछ रो सके, कुछ कह सके, वो कंधा ना मिला होगा। तो इसलिए उस ईश्वर को याद कीजिएगा कि आपके साथ कौन है। ईश्वर है और आपके साथ हृदयेश्वर है, डिकोड एग्जाम है। निश्चित तौर पर आपकी पूरी सहायता की जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने आंसुओं पर इस बार जो है क्या करेंगे, रोकेंगे उसे, और मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। तो ठीक है, पुनः से आप सभी लोगों को एक बार नववर्ष की शुभकामना है, और शुभकामना इस बात की है कि इस बार आप अपनी सफलता पर
जरूर से काम करेंगे और उस पर जो है अल्टीमेटली आप जो है जीतेंगे भी। शुभकामना है आपकी। आइए सीधे आज के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। और कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था और जैसा कि मैंने कल कहा था कि आप लोग क्या काम कीजिएगा कि अपनी कमियों को डायरी में जरूर लिखिएगा कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं 25 में, उन गलतियों पे आपको काम करना है इस बार और आगे बढ़ना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और कई बार जीवन में बहुत सारे दुख आए होते हैं, बहुत गलत हो गया होता है, उन गलतियों की वजह से हम बार बार अपने को दोषारोपण करते हैं और बार बार हम जो है उसमें डिलेमा में चले जाते हैं। नहीं जाना है आपको, जो हो गया सो हो गया। कहते हैं, एक बात मैं अक्सर कहता हूं कि जो बीत गई सो बात गई, कि माना जीवन में एक सितारा था, बेहद वो प्यारा था। माना जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, पर बोलो टूटे तारों पर अंबर कब शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, पर बोलो टूटे तारों पर अंबर कब शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई, है ना, जो बीत गई सो बात गई। वर्तमान में जीना है आपको, ध्यान रखना। वर्तमान को अगर आपने सजो लिया, भविष्य आपका सुंदर, सुखी और समृद्धशाली होगा। इस भाव के साथ आगे बढ़िएगा और ईश्वर में अकाट्य विश्वास रखिएगा, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, आइए। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था, मोस्टली सभी लोगों ने आंसर दिया, लेकिन देते नहीं आप आंसर, ये आपकी क्या कमी है। इस कमी को जरा दूर कीजिएगा कि जो प्रश्न पूछता हूं भाई साहब उसका उत्तर प्लीज जरूर दीजिएगा। ठीक है, आइए सीधे आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 1 पॉइंट, राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना 2025 अभी चर्चाओं में है। दूरसंचार विभाग, जिसे आप लोग जानते होंगे संभवतः, दूरसंचार विभाग ने दरअसल राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना 2025 जारी कर दिया है और यह देश में रेडियो आवृत्ति यानी कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसीज स्पेक्ट्रम के प्रबंधन यानी इसका मैनेजमेंट, इसका आवंटन को नियंत्रित करने वाला एक क्या है महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज है अपने आप में। दरअसल यह योजना 30 दिसंबर से प्रभावी हो गई है अपने आप में अभी हाल ही में, और यह 8.3 किलो हर्ट्ज से लेकर के 3000 गीगावाट तक की आवृत्ति सीमा में विभिन्न रेडियो संचार सेवाओं को रेडियो आवृत्ति स्पेक्ट्रम का आवंटन प्रदान करेगी अपने आप पे। तो दूरसंचार विभाग की ये क्या है अपने आप पे पहल है। ठीक है, यह स्पेक्ट्रम दरअसल प्रबंधकों, वायरलेस ऑपरेटरों और दूरसंचार उपकरण निर्माताओं के लिए एक आवश्यक संदर्भ के रूप में कार्य करती है। मंत्रालय के अनुसार इन सुधारों से यह सुनिश्चित होगा कि देश का स्पेक्ट्रम प्रबंधन उत्तरदायी, उच्च क्षमता वाला और वैश्विक जो मानक होते हैं उनके क्या हो, अनुरूप हो अपने आप पे। तो ये दूरसंचार की पहल अपने आप में स्पेक्ट्रम, जो आवृत्ति स्पेक्ट्रम होते हैं उसको लेकर के एक अच्छा पहल किया गया है। ठीक है, ताकि इसमें कोई समस्याएं आदि ना होने पाए। ओके, चलिए अब आपके लिए प्रश्न है इस पर, भाई बताइएगा इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर एग्जैक्टली सही भी बताएंगे। ठीक है, चलिए बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका उत्तर। चलो भाई बताओ। नंबर 1 पॉइंट, राष्ट्रीय आवृत्ति योजना, ठीक है, 2025 किस मंत्रालय या विभाग के द्वारा जारी की गई है। तो नंबर 1 पॉइंट क्या आपके सामने कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, या दूरसंचार विभाग, या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, या फिर इसके अलावा कोई अन्य डिपार्टमेंट अगर आपको नजर आता है तो आप बताइएगा कि भाई इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है, बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका दूरसंचार विभाग, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सामने क्या दिया गया है, जो बी दिया गया है, वही बी वाला क्या हो जाएगा आपके सामने एग्जैक्टली राइट आंसर हो जाएगा। तो ज्यादा एक्स्ट्रा आपको माइंड नहीं लगाना है, तो ये क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन या किसी प्रकार की आपको टेंशन इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट है रिफॉर्म एक्सप्रेस 2025। ये एक अपने आप में क्या डॉक्यूमेंट्स है, शायद आप जानते होंगे, जैसे भारत 2025-26 आता है डॉक्यूमेंट्स के रूप में, इसी प्रकार से ये भी एक क्या है रिफॉर्म है अपने आप पे, रिफॉर्म रिपोर्ट है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने 30 दिसंबर को रिफॉर्म एक्सप्रेस 2025 को लेकर के एक लेख साझा किया है और इसमें शासन के उन संचयी कार्यों पर प्रकाश डाला गया है जिन्होंने धीरे धीरे बाधाओं को क्या किया है, दूर किया है। यानी कि रिफॉर्म एक्सप्रेस 2025 भारत सरकार की एक क्या है प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एवं सुशासन यानी कि गवर्नेंस से समझ जुड़ी क्या है एक पहल है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किस प्रकार से हम ला सकते हैं। जैसे कि आप सेकंड ईयर से पढ़ते होंगे, जिसको हम लोग द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट भी कहते हैं, उसी प्रकार से ये क्या है रिफॉर्म एक्सप्रेस है। क्या रिफॉर्म, किस प्रकार से हम बदलाव कर सकते हैं, क्या हमने बदलाव किया, क्या सुधार आया है, उसी का एक डॉक्यूमेंट्स है। रिफॉर्म एक्सप्रेस 2025 एक विशेष अभियान या कार्यक्रम है जिसे दरअसल प्रशासनिक सुधारों को गति देने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, एक बात। दूसरा, नागरिक केंद्रित एवं क्या नागरिक केंद्रित, अरे भाई साहब,
नागरिक केंद्रित एवं डिजिटल शासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको क्या किया गया है, शुरू किया गया था। भाई सिटीजन के लिए काम करना है हमें, नागरिकों को केंद्रित योजनाएं बनानी है, नागरिकों से हटकर के तो योजनाएं नहीं बनानी है। तो नागरिकों के लिए अगर योजनाएं बनानी है तो कैसे बनानी है, उसके लिए हम क्या रिफॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम उसको बेटर एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, उसी के लिए ये अपने आप एक डॉक्यूमेंट्स है, राइट। चलिए, क्या इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है, मंत्रालयों और विभागों में प्रक्रियात्मक सुधारों की निगरानी करना, ठीक है। दूसरा, डिजिटल सेवाओं और ई गवर्नेंस को प्रोत्साहन। ई गवर्नेंस आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, एग्जाम में प्रश्न आते हैं। अच्छा, एक बात और, अगर आज आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने साथ में 2 कॉपी लेके रखेंगे। एक कॉपी जिसमें मैं आपको टास्क देता हूं, यानी कि होमवर्क देता हूं, और दूसरी कॉपी जिसमें आप पीसीएस या यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एसए और मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को नोट करते हैं, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को नोट करते हैं, जो आपके एग्जाम में क्या आएगा, काम आएगा, ठीक है। तो डिजिटल सेवाओं और ई गवर्नेंस को प्रोत्साहन, और ई गवर्नेंस पर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है, ई गवर्नेंस और गवर्नेंस, ठीक है, दोनों पर आपके एग्जाम में प्रश्न जो है खूब पूछे जाते हैं, इसलिए इन दोनों टॉपिक को क्या करना है, आपको रेडी करके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट है अनावश्यक नियमों एवं अनुमतियों को समाप्त करना। कई बार क्या होता है, किसी को इंडस्ट्री लगानी होती, किसी को इन्वेस्टमेंट करना होता है। अब दिक्कत क्या होती है बॉस, कि इतने सारे रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसकी वजह से इंडस्ट्रीज अपना सिस्टम नहीं लगा पाती हैं। जैसे पहले क्या था, जब एफडीआई आने से पहले, मतलब ज्यादा जब नहीं आता था, तो उसमें क्या था, दिक्कत ये थी कि हमारे पास वन विंडो सिस्टम नहीं था। अभी हमारे पास वन विंडो सिस्टम है, ये आप एक जगह पर जाइए, आपके डॉक्यूमेंटेशन जो भी होता है किसी भी कंपनी को लगाने के लिए, किसी भी एमएसएमई आदि को शुरू करने के लिए, उसके लिए अब वन विंडो सिस्टम है। एक जगह पर आप जाइए, सारा डॉक्यूमेंट्स आपको जो है क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। लेकिन पहले अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जगह पर जाना पड़ता था, और एक ज्यादा टाइम आपको वहां पर लगता था, चीजें हो नहीं पाती थी। अब चीजें क्या है, बेटर हो रही हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो अनावश्यक नियमों एवं अनुमतियों को समाप्त करना, बिना मतलब की परमिशन पे परमिशन, यहां परमिशन लेनी है, उनसे परमिशन लेनी है, इनसे लेनी है, ये सब कोई तामझाम नहीं है, ठीक है। दूसरा, ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुदृढ़ करना, बहुत अच्छा पॉइंट है। और समयबद्ध सुधारों को लागू करने हेतु टाइमलाइन आधारित मूल्यांकन, ठीक है। ये जो नाम है आपका एक्सप्रेस, इसका क्या अर्थ है, सुधारों को तेज गति से लागू करना, विभागीय कामकाज में देरी और जटिलता को कम करना, ये इसका मीनिंग है। मतलब रिफॉर्म एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब क्या, एक्सप्रेस क्या होती है, तेज चलती है ना एक्सप्रेस, स्पीड के साथ। तो स्पीडली सभी योजनाओं के लिए जो है अनुमोदन करना, और जो भी बाधाएं होती है उसको एकदम स्पीडली क्या कर रहा है, उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करना। तो ये इसका क्या है, मीनिंग है अपने आप पे, ठीक है। चलिए, अब आप बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न का। चलिए, रिफॉर्म एक्सप्रेस 2025 मुख्यतः किससे समाहित है? नंबर 1, आर्थिक उदारीकरण से, प्रशासनिक सुधार एवं सुशासन से, रक्षा आधुनिकीकरण से, या कृषि सुधार से। अभी हमने आपको बताया था कि किससे सुधार, किस से ये समाहित है अपने आप में। बताइएगा मुझे इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका उत्तर, तुरंत बताइए। बहुत आसान है, और इतने आसान प्रश्नों को भी अगर आप नहीं बता पाएंगे तो दिक्कत है आपके लिए बॉस, है ना। चलिए, क्या होगा इसका उत्तर भाई, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और गवर्नेंस के जो है सुधार से है अपने आप पे, है ना, समझ चाहिए। चलिए, भीम यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप की 9वीं वर्षगांठ। आप सभी लोग मोस्टली भीम एप्लीकेशंस का यूज करते होंगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसने अपनी साख को मजबूत किया है, और अभी दरअसल इसकी क्या हुई है, 9वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई है, ठीक है, मनाई जा रही है। 30 दिसंबर को भीम यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप की 9वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, और 2026 में जो है क्या हो जाएगा, इसका 10वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, ठीक है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का भीम ऐप की वर्ष 2016 में इसी दिन शुरुआत हुई थी। यानी कि आपकी जो योजनाएं हैं वो आप एग्जाम पूछी जाती हैं, तो आप एग्जाम पूछ लेगा कि भीम ऐप जो था वो कब, किस वर्ष लॉन्च किया गया था, आप कहेंगे 2016 में। लेकिन आयोग आजकल क्या कर रहा है कि वो वर्ष के साथ साथ में क्या कर रहा है, वो डेट और मंथ भी पूछ लेता है आपसे, और क्रम पूछ लेता है कि निम्नलिखित योजनाओं का क्रम आरोही या अवरोही में व्यवस्थित कीजिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। और अगर आपको डेट नहीं याद रहेगी तो क्या करेंगे, आप गलती कर जाएंगे। इसलिए अगर आप पीसेस का एग्जाम दे रहे हैं, आरओ एआरओ का एग्जाम दे रहे हैं, तो डेट आदि भी आपको क्या करनी चाहिए, याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, इस वर्ष 28 दिसंबर तक भीम ऐप के माध्यम से 64,000 करोड़ रुपए से अधिक के 66 करोड़ 30 लाख से अधिक के लेन देन दर्ज किए गए हैं।
महीने के आधार पर भीम ऐप से 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 1 करोड़ 95 लाख के लेन देन किए गए। तो ये डेटा दिया गया, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, भीम ऐप का उद्देश्य क्या है? बैंकों के माध्यम से सीधे ई भुगतान करके देश में वित्तीय समावेशन और नगदी रहित लेन देन की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना। तो आज सबके पास है अब जो है क्या कहते हैं भीम ऐप, या ऑनलाइन जो भी आप पेटीएम या गूगल पे आदि जो भी आप यूज करते हैं ना, सिंपल सी बात। चलिए बताइए अब इसका क्या हो जाएगा उत्तर। भीम ऐप की शुरुआत किस वर्ष की गई थी बॉस? अभी जस्ट हमने बताया है 2014, 2015, 2016, 2017। क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्टली आंसर? इट्स वेरी 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 इजी। लेकिन अगर आप नहीं जानते होंगे तो कठिन प्रश्न है आपके लिए, है बड़ा आसान। और ये एप्लीकेशन आप हमेशा सबके फोन में होगा, लेकिन इसकी स्थापना वर्ष आप नहीं जानते होंगे। 2016 है इसकी स्थापना वर्ष, बस टिक कर दिए, सी इज द राइट आंसर, है ना। कितना आसान सा है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। चलिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष बेगम खालेदा जिया का निधन अभी हाल ही में हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री रही है बांग्लादेश की, और सबसे बड़ी बात है प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में बांग्लादेश की अगर है तो वो इनको जिया खालेदा बेगम, अध्यक्ष बेगम खालेदा जिया को हम जानते हैं। ठीक है, ये आपके लिए क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। हाल ही में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष बेगम खालेदा जिया का निधन हो गया है। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास और भारत बांग्लादेश संबंधों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। इस पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी थी। अब चूंकि बांग्लादेश चर्चाओं में है तो लगे हाथ बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ठीक है, आधिकारिक नाम इसका क्या? पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ बांग्लादेश है। राजधानी इसकी ढाका होती है। भाषा बांग्ला यानी कि बंगाली है। मुद्रा इसकी टका है। जनसंख्या लगभग 17 करोड़ के आसपास है। क्षेत्रफल जो है ये लिखा हुआ है आपके सामने। और धर्म क्या है? यहां पर बेसिकली इस्लाम बहुसंख्यक के रूप में है, और हिंदू क्या है वहां पर अल्पसंख्यकों में आते हैं। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर क्या प्रताड़ना हो रही है ये किसी से छुपा नहीं है। ठीक है, हिंदू जहां जहां जो है अल्पसंख्यकों के रूप में रहे हैं वहां वहां पर उनके साथ ज्यादती ही हुई है। आप नोटिस कीजिएगा, बात चाहे पाकिस्तान की हो, बात चाहे जम्मू एंड कश्मीर की हो, बात बांग्लादेश की हो, बात पश्चिम बंगाल की हो, कहीं पर भी आप देख लीजिएगा हिंदू, क्योंकि सहिष्णुता जो है होती है इंसान में भारी पड़ जाती है कई बार, और यह सहिष्णुता अच्छी चीज नहीं होती इतनी भी, है ना। तो आप देखिएगा कि बांग्लादेश का हाल क्या है। इसलिए और हिंदू हो या मैं कहता हूं कि कोई भी धर्म का कहीं भी अल्पसंख्यक में आता है उसको अधिकार देना चाहिए। अगर कहीं पर मुस्लिम धर्म के लोग अल्पसंख्यक है तो उनको अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। अगर कहीं पर सिख जैन अगर अल्पसंख्यक है तो उनको रक्षा करनी चाहिए। कोई भी अगर अल्पसंख्यक में आता है हमें उसका सम्मान करना चाहिए। बात सिर्फ हिंदू धर्म की नहीं है, बात बल्कि सभी धर्मों की है ना। सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए हमें, ये बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन हिंदुओं के साथ क्या होता है कि जहां जहां रहते हैं उनके साथ जो है यही हाल होता है बॉस। बांग्लादेश हो, पश्चिम बंगाल हो, पाकिस्तान हो, जम्मू एंड कश्मीर हो, कहीं भी हो, ये एक बहुत अजीब बात है। और अपने भारत में देख लीजिए, हम तो हिंदू तो बहुत बहुसंख्यक थे, उसके बाद अंग्रेजों ने इतने साथ राज किया। रीजन पता है क्या है? रीजन ये है कि हम जातियों में, पंथों में, संप्रदायों में, अलग अलग कैटेगरी में, जनरल से लेकर ये कैटेगरी वो कर रहे, हम इसमें डिवाइडेड है। ये अच्छी बात नहीं होती है। एकता सब, आप जाति पंथ मजहब का सम्मान कीजिए, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म का सम्मान कीजिए, आप सबका सम्मान कीजिए। आपस में लड़ने का कोई मतलब नहीं होता, और ये भाव आपको सीखना है। जब आप अधिकारी बनेंगे तो आपको ये भाव रखना है। आप किसी भी कास्ट के होंगे, किसी भी धर्म के होंगे, आपको सबका क्या करना है? सम्मान है। अगर आपके सामने एक मुस्लिम महिला आती है तो भी आपको उसकी मदद करनी है, हिंदू आती है तो भी, सिख आती है तो भी, ईसाई या जैन आती तो भी, आपको सबका सम्मान करना है ना। सबके लिए संगच्छम संबद्धत्वम संगो मनासि जानताम देवम भागा यथा पूर्वे संग जनानाम उपास्ते, है ना। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, और पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, और हो विचार समान सबके, चित्त सब एक हो, और ज्ञान देता हूं बराबर, भोग पास सब अनेक हूं, है ना। सबकी एकता के लिए काम करना है, राइट। चलिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, है ना। चलिए, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये सब याद रखिए, कल को आपको एडमिनिस्ट्रेशन में काम आएगा बॉस, ठीक है। ऐसे नहीं बता रहा हूं कोई चीज। चलिए, भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं बॉस, तो भारत के पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मिजोरम से क्या है? ये घिरा हुआ है। कौन? आपका ये बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश है आपका, और यहां है इसकी राजधानी क्या? ढाका भाई साहब। और इसके आसपास इंडिया आपको दिखाई देगा, और अगर इंडिया दिखाई देगा तो आप इन स्टेट के बारे में आपको याद रखना है कि भैया कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जिनसे जो है बांग्लादेश के अपने आप में घिरा हुआ है। ये आपको क्या करना है?
याद रखना आपके लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप पे, ठीक है। पश्चिम बंगाल में जो है बांग्लादेशी घुसपैठिए बड़े आते हैं। अभी जो है यहां पर SIR कराया गया है, लगभग 1 करोड़ के आसपास जो है, 1 करोड़ कितना है माफ कीजिएगा, शायद देखो एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा मेरा डाटा, ठीक है। उतने मतदाता जो है क्या कहते हैं वहां पर नहीं है, वहां के नहीं है, अनरजिस्टर्ड हैं, अपने आप पे घुसपैठिए हैं। तो पश्चिम बंगाल सिक्योरिटी की पॉइंट से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है अपने आप पे। तो बांग्लादेश और जो भारत के संबंध है, इनके रिलेशनशिप पे एक बार आप मैटर रेडी कर लीजिएगा, बिकॉज आप हो सकता है कि बांग्लादेश के संबंधों पर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया है, क्योंकि अभी चर्चाओं में है बांग्लादेश, है ना, यानी कि चलिए दक्षिण में इसके क्या है, बंगाल की खाड़ी भाई साहब, अपने यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, ये आप दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए साउथ में क्या है, ये बे ऑफ बंगाल तो है, ये देखिए घिरा हुआ है इससे पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो और गंगा रिवर भी इसके आसपास आप ये भी देख पा रहे होंगे। तो ये आप मैप एक बार जरूर देखिएगा इसको, ठीक है। चलिए उत्तर पूर्व में म्यांमार आएगा आपके, अब उत्तर है ये आपका, और उत्तर पूर्व क्या है, ये है आपका। तो उत्तर पूर्व में आपके क्या आएगा, आपके रिवर आएगा, ब्रह्मपुत्र जो पुत्र नदी है, इससे भी ये क्या कहते हैं अपने आप में घिरा हुआ है, ठीक है। प्रमुख नदियां यहाँ की गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र, जमुना और मेघना नदियां भी यहां पर आती हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर बात करते हैं तो 1947 पूर्वी पाकिस्तान बना इससे, 1971 भारत पाक युद्ध के बाद स्वतंत्रता हुई मिली इसको, और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम 1971 में होता है। स्वतंत्रता के नायक के रूप में यहां के शेख मुजीबुर रहमान का नाम आता है, और शेख मुजीबुर रहमान को लेकर के एक न्यूज आई थी। क्या न्यूज थी वो शेख मुजीबुर रहमान को लेकर के, जरा मुझे बताइएगा, और इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है वहां से, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान को लेकर के एक न्यूज अभी कुछ टाइम पहले थी, क्या थी मुझे बताइएगा आप लोग, ठीक। चलिए शासन प्रणाली यहां की संसदीय लोकतंत्र है, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, और संसद जो है इसको यहां पर जातीय संसद के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। अलग अलग देशों की संसदों का नाम कई बार पूछता है एग्जाम में, 2 चीजें पूछता है अलग अलग, तो इसको रेडी कर लेना, आपको टास्क है आपका, एक जो भी अलग अलग देश होते हैं, ठीक है, उन देशों के जो संसद होती हैं, उन संसद का नाम आपको तैयार करना है। जो प्रमुख देश होते हैं अलग अलग, जो चर्चाओं में रहते हैं या जो पड़ोसी देश हैं, एक। दूसरा, वहां की जो स्पेस एजेंसीज होती हैं, क्या जो वहां की स्पेस एजेंसीज होती हैं उनके नाम क्या है, जैसे नासा, अमेरिका का नासा है, इंडिया का इसरो है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको अलग अलग जो भी वहां के स्पेस एजेंसी होती है उनका आपको नाम याद रखना। तो संसद का नाम प्लस स्पेस एजेंसी जो भी होती है वहां की, ठीक है, स्पेस एजेंसी, इनका नाम आपको क्या करना है, आज याद रखना है अलग अलग। जैसे अमेरिका, इसमें आपका अमेरिका आएगा, जापान, फ्रांस, इटली है आपका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आपका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। उसी प्रकार से संसदों के नाम में भी ऐसे पड़ोसी देशों के नाम, ठीक है। तो इनको आप क्या करना, आपको याद रखना है। ये टास्क आपका होमवर्क है, ये आपका क्या है, होमवर्क है, इसको आपको क्या करना है, रेडी कर लेना है, ठीक है, होमवर्क, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, अब आप बताइए इस पर प्रश्न क्या हो जाएगा इसका उत्तर एग्जैक्टली। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? अभी हमने आपको बताया, शेख हसीना, बेगम खालिदा जिया, इंदिरा गांधी। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना, इसको तो कट कर दीजिए। तस्लीमा नसरीन, ये विकल्प अच्छा नहीं बना है। बताइए क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्टली राइट आंसर, क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका बेगम खालिदा जिया, बी इज द राइट आंसर, जिनका अभी हाल में क्या हुआ है, निधन हो गया है, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश की आपातकालीन सेवा यूपी 112 112 सेवा ने बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए एंड्रॉइड इमरजेंसी लोकेशन सर्विस को सफलतापूर्वक लागू कर दिया। ईएलएस के नाम से इमरजेंसी लोकेशन सर्विस ईएलएस को लॉन्च किया गया है। ईएलएस केवल जो है सेल टावर पर निर्भर नहीं है या कॉल करने वाले की सटीक स्थिति बताने के लिए जीपीएस, वाईफाई और सेल टावर डेटा के संयोजन का उपयोग करती है, जो पारंपरिक टावर आधारित ट्रैकिंग से कहीं अधिक सटीक है। यानी कि अगर भाई साहब आप रोडिया पे जा रहे हैं जी, हैं, और यहां पे कुछ काम हो गया आपके साथ और यहां पे गाड़ी खड़ी है 112 वाली, तो जैसे ही आप कॉल करेंगे बस इनको खट से, वैसे ही आपकी लोकेशन एग्जैक्टली इनको पता लगेगी और एग्जैक्ट लोकेशन पर खट से गाड़ी लेके पहुंच जाएंगे अपने आप में। ऐ भी नहीं फोन कर देना है कि बिना मतलब, कई बार लोग कुछ हो जाएगा फोन कर देंगे, भाई साहब ऐसे नहीं किया जाता है। जब आप संकट में हो तब फोन कीजिएगा, है ना, ऐसे नहीं करना है फोन आपको कि परेशान कर लो 112 लगा दो फट से, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो ये एक फास्ट रिस्पांस सिस्टम रहेगा अपने आप पे कि आपकी एग्जैक्टली लोकेशन को ये बता पाएगा कि भाई कहां पे हो आप एग्जैक्टली, है ना। चलिए, ईएलएस को दरअसल इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह बिना सक्रिय डेटा प्लान या मैनुअल इंटरनेट ऑन किए भी बैकग्राउंड में लोकेशन डेटा को सूचित रूप से आपातकालीन सर्वर पर भेज सकता है।
यह गूगल की एक वैश्विक पहल है जिसे भारत में स्थानीय आपातकालीन प्रणालियों के लिए के साथ एकीकृत किया गया है और यह एंड्रॉइड 4.4 और उससे नए संस्करणों वाले अधिकांश उपकरणों पर उपलब्ध है। यह तकनीक विशेष रूप से ग्रामीण या अनजान इलाकों में फंसे लोगों के लिए जीवन रक्षक साबित हो सकती है। ठीक है, लेकिन इनके पास वो वाला फोनवा होना चाहिए, कीपैड से नहीं आएगा भाई साहब। ठीक है, कीपैड वाले फोन से नहीं लोकेशन आ पाएगा, इससे आ पाएगा लोकेशन, एंड्रॉइड फोन से। ठीक है, चलिए अब आप बताइए इस प्रश्न क्या हो जाएगा, इसका एग्जैक्टली आंसर। ठीक है, मैं पढ़ता हूं प्रश्न आपके सामने। उत्तर प्रदेश की आपातकालीन सेवा यूपी 112 द्वारा हाल ही में शुरू की गई एंड्रॉइड इमरजेंसी लोकेशन सर्विस ELS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। नंबर 1, यह तकनीक आपातकालीन कॉल के दौरान कॉल करने वाले की सटीक भौगोलिक स्थिति निर्धारित करने के लिए केवल सेल टावर सिग्नल का उपयोग करती है। अच्छा, ठीक है। दूसरा, ELS सुविधा का उपयोग करने के लिए कॉल करने वाले के मोबाइल फोन में सक्रिय इंटरनेट डेटा पैक होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, यह सेवा गूगल के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के तकनीकी सहयोग का परिणाम है जो केवल एंड्रॉइड 4.4 और उससे ऊपर के डिवाइस पर कार्य करती है। ठीक बात है। अब आप बताओ क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्ट। बहुत एक विकल्प में बहुत माइनर सा जो है मिस्टेक है, बताइएगा क्या इसका एग्जैक्टली उत्तर हो जाएगा। सोचो, नया वर्ष है, अच्छा आपको बताना है सब कुछ, है ना, बढ़िया बढ़िया। क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्टली उत्तर, बताइए भाई साहब। कुछ खा के आइएगा मेरी तरफ से, ठीक है, मस्त बढ़िया सा मीठा उठा, जो भी खा। गोलगप्पा मत खाइएगा, नहीं तो जीवन ही गोलगप्पा हो जाएगा आपका। ठीक है, उसको नहीं खाना है आपको, कुछ और खाइएगा। चलिए, मुझे लगता है ए वाला नहीं कहता सही है, मुझे लग रहा है कि 2 और 3 होना चाहिए शायद, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है, देखते हैं जरा। बिल्कुल सही बात है, 2 और 3 होगा अपने आप में, ये रॉन्ग है बॉस। ठीक है, ये सही है। ठीक है, 20 द राइट आंसर। चलिए, बीमा संशोधन नियम, इसको मैंने कराया हुआ था, आप जानते होंगे। बीमा में निजी जो एजेंसीज होंगी वो भी पार्टिसिपेट करेंगी और जो भी पॉलिसी धारक होंगे उनको उनकी सिक्योरिटी याद देने के लिए कुछ नए प्रावधान आदि इसमें किए गए हैं, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है, बीमा संशोधन नियमों के तहत भारत सरकार और RDAI, ठीक है, ने 100% FDI की अनुमति देते समय भारतीय पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय किए हैं, जो कि मैं अभी आपसे कह रहा था। भाई 100% अगर FDI आती है इसमें, तो निश्चित तौर पर पॉलिसी जो धारक है उनके लिए बड़ा आवश्यक हो जाता है कि उनकी सिक्योरिटी की जाए किसी भी रूप में। ठीक है, यद्यपि सभी बीमा कंपनियों के लिए मानक सॉल्वेंसी अनुपात 150% बना हुआ है, लेकिन जिन कंपनियों में विदेशी निवेश 74% से अधिक है उनके लिए एक विशिष्ट जो है शर्त भी इसमें रखी गई है। ठीक है, ऐसी कंपनियों को लाभांश घोषित करने से पहले अपने शुद्ध लाभ का 50% तक सामान्य रिजर्व के रूप में भारत में ही रखना या पुनर्निवेश करना होगा यदि उनका सॉल्वेंसी मार्जिन एक निश्चित सीमा से कम है। यह नियम सुनिश्चित करता है कि विदेशी निवेश का लाभ भारतीय अर्थव्यवस्था में बना रहे अपने आप में किसी भी रूप में। तो ये जो बीमा संशोधन बिल जो अभी हाल ही में आया हुआ है, निश्चित तौर पर पॉलिसी धारकों के लिए क्या रहेगा, एक क्रांतिकारी कदम के रूप में हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्न बनेगा इसी पर। अब बताइए मुझे क्या हो जाएगा इसका उत्तर। इंग्लिश में आप लोग पढ़ लिया करिए, अगर कहीं कोई इशू रहे तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI की अनुमति देने के बाद IRDAI द्वारा पूंजी की निकासी, ठीक है, को रोकने और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों पर कौन सी विशेष शर्त लगाई गई है। इन कंपनियों के लिए अनिवार्य सॉल्वेंसी अनुपात को घटाकर के 120% कर दिया गया है। 74% से अधिक विदेशी निवेश वाली कंपनियों को अपने शुद्ध लाभ का 50% तक भारत में समान रिजर्व के रूप में बनाए रखना होगा। सी, सॉल्वेंसी मार्जिन की गणना के लिए केवल विदेशी संपत्तियों को ही आधार बना जाएगा। इन कंपनियों को भारत से बाहर लाभांश भेजने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। सी और डी तो शायद मुझे नहीं लग रहा है, ए बी में हो सकता कोई, या सी डी में से एक होगा, ए बी में से कोई नहीं होगा। बताओ, इन दोनों में से कोई एक नहीं होगा या इन दोनों में से कोई एक नहीं होगा, क्या होगा? इतना काम मैंने आपका आसान कर दिया, अब बताइए क्या होगा, बताइए भाई साहब। सोचो 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 सोचो, नहीं सोच पा रहे हो तो दोबारा से बैक जाइए और एक बार पढ़िए दोबारा से, फिर क्या लिखा हो तो फिर से बताइए मुझे। ठीक है, बी, मैंने कहा था ना बी होगा। क्या होगा? बी, यानी कि ये वाला, ये। बाकी सब क्या है आपके लिए, क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। कौन सा? बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा।
ठीक, बाकी क्या है, ये रॉन्ग है आपका, ये रॉन्ग है आपका, और ये भी रॉन्ग है। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो कि मनाया जाता है कब, 24 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, और ये कंज्यूमर राइट्स जो डे होता है अपने आप में अच्छा होता है, क्योंकि इससे जागरूकता आती है अपने आप में। यह दिन, यह वह ऐतिहासिक दिन है जब 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने पुराने 1986 के कानून को क्या किया, प्रतिस्थापित किया, यानी कि इसको क्या किया, रिप्लेस किया। प्रतिस्थापित मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापित क्या मतलब होता है, रिप्लेस करना, REPLAC, रिप्लेस करना। ठीक है, जिसमें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है, CCPA जैसी संस्थाओं के माध्यम से आधुनिक डिजिटल चुनौतियों से निपटने का ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से डेवलप किया गया था। ठीक है, तो ये दिवस याद किया गया। अच्छा, एक बार मैंने कई बार आपसे कहा कि जो अब आजकल क्या होता है कि पहले क्या पूछता था, कोई दिवस पूछ लेता था कि बताइए पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस क्वेश्चन 1 है। ठीक है, क्वेश्चन 1, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पहले प्रश्न ऐसे आता था। ठीक है, ओके, फिर विकल्प ए 5 जून, ठीक है, फिर बी, सी और डी अलग अलग जो है 6, 7, 8 मान लेते हैं। ये मई हो गया मान लेगा, ये हो गया आपका मार्च हो गया, ठीक, और ये हो गया आपका कुछ और हो गया। ठीक है, जैन मान लेते हैं। ऐसे विकल्प आता था। तो जैसे आपने देखा कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तुरंत आपने टिक लगा दिया भाई साहब, गोला इसके सामने भर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, 5 जून। लेकिन अब ऐसे प्रश्न दिवसों से समझ नहीं आते हैं। दिवस पर एक ना एक प्रश्न, दिवस और उसकी क्या थीम। ठीक है, ये दिवस और दिवस के साथ में उसकी थीम। तो अभी क्या अंतर हो गया एग्जाम में कि आयोग जो है सीधे ये नहीं पूछता है, बल्कि क्या पूछता है, वो पूछेगा, वो अलग अलग कुछ दिवस दे देगा। ऐसे विकल्प में 1, 2, 3 और 4 लिख देगा, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व ओजोन दिवस, विश्व जल दिवस या कुछ और दिवस, और फिर कह देगा कि इसको आपको क्या काम करना है, इसको आपको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। मजेदार बात यह है कि कई बार एक महीने में अगर कोई 2 दिवस मनाया जाता है उसको भी डाल देता है, तो उसमें अगर एग्जैक्टली आपको अगर डेट नहीं पता होगी तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए दिवसों पर आपको ठीक से पढ़ना है। और एक बात ये तो हो गई। दूसरी बात, जो थीम पर प्रश्न जो आते हैं, तो कई बार क्या होता है कि उस वर्ष की थीम, जैसे कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी, एक बात आपको पता होनी चाहिए, और पिछले वर्ष की भी थीम क्या है यह भी आपको पता होनी चाहिए। और खासकर अगर कोई पर्यावरणीय दिवसों पर अगर कोई थीम आदि हो और उस पर कोई सम्मेलन आदि आयोजित किया गया हो, मेजबान देश कई बार दिवसों, पर्यावरणीय दिवसों पर मेजबान जो देश होता है उस पर भी प्रश्न पूछता है। इसलिए ये सारे 3 फैक्टर इसमें बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। याद रहेगा, दिमाग में फिट रहेगा ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें भैया अभी से काम करके चलना है आपको, बाद में गलती नहीं करनी है। ठीक है, और इसके लिए लूसेंट उठा के पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। चलिए, 2025 की थीम क्या है, डिजिटल न्याय के माध्यम से, क्या, डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित निपटान। ठीक है, चुनी गई है, जो उपभोक्ता शिकायतों के समाधान के लिए इस जागृति पोर्टल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई जैसे डिजिटल सुधारों पर जोर देती है। ठीक है, बस इतना। चलिए अब बताइए, अब इसको पढ़ो, फिर आप मुझे इसका आंसर बताइएगा। भाई अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि टारगेट हम लोग का यही कि सबके पास वीडियो जाए। अब आप एग्जाम नहीं तो आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, बड़ा विडंबना वाली बात है अपने आप पे। वीडियो प्लीज जरूर देखा करिए आप लोग। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा उत्तर, जल्दी से बताओ, फटाफट पढ़ो इसको, जल्दी से इसका मुझे आंसर दीजिए, तुरंत ऑन स्पॉट, बिना रुके बिना झुके, तुरंत आंसर दीजिए आप लोग इसका, मुझे तुरंत आंसर दीजिए आप लोग इसका। इसका आंसर हो जाएगा क्या, ये देखो, डी, यानी कि तीनों इसमें क्या है, सही है आपके। ठीक है, चलिए अब आज आपके लिए प्रश्न है कि 30 दिसंबर 2025 को भीम ऐप की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। बहुत आसान सा प्रश्न है, अभी आज ही मैंने इसको बताया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज अगर 1 जनवरी है तो कम से कम इतना सुधार आप जरूर कर लेंगे कि भाई जो पूछता हूं उसका उत्तर दे देंगे आप लोग। आपका नाम वाम नहीं दिखता, कोई नहीं जान पाएगा कौन हो आप। इतना काहे डरते हैं आप लोग भाई, कमेंट्स करने पर क्यों डरते हैं आप? जब चैटियाने से नहीं डरते हैं तो इस यहां पर कमेंट करने से क्यों डर रहे हैं आप? ठीक है, कमेंट कर दिया, कोई आपको कुछ नहीं कहने वाला है। ठीक है, कमेंट्स पर कोई रिप्लाई ऐसा नहीं आता। ठीक है, बी पॉजिटिव, आप प्लीज आंसर दीजिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा मुझे। ठीक है, दूसरा आज के लिए आपका प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो कमीशन राज्य के होते हैं वो और यूपीएससी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इसको आपको लिखना है।
इसमें 125 वर्ड्स में आप इसको लिख सकते हैं, बहुत शॉर्ट फॉर्म में 125 वर्ड्स, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना आपको। और कल हमने आपसे एक प्रश्न और पूछा था आपसे सौर ऊर्जाओं पर, तो उस पर भी हमने एक डिटेल्स में हमने यहां पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, जैसे भूमि अधिग्रहण और सामाजिक मुद्दे बहुत होते हैं। अभी भी हमें सौर ऊर्जा के क्षेत्र में और काम करना है ना भाई, क्योंकि हमें 500 गीगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करनी है। कब तक के लिए? 2030 तक के लिए। तो अगर 2030 तक के लिए हमको 500 गीगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता जो है अगर प्राप्त करनी है, तो उसके लिए हमें व्यापक स्तर पर जो है पैनल्स लगाने पड़ेंगे, हमें सोलर पार्क लगाने पड़ेंगे। उसके लिए क्या चुनौतियां हैं कि भूमि अधिग्रहण एवं सामाजिक मुद्दे। लोग जमीन नहीं देंगे तो कहां लगाइएगा बाबू साहब, है ना। तो बड़े सौर पार्कों के लिए विशाल भूमि की आवश्यकता होती है। कृषि भूमि, चारागाह और वन क्षेत्रों पर दबाव बढ़ता है। स्थानीय समुदायों का विरोध और पुनर्वास संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यह चुनौती है अपने आप में। ग्रिड एकीकरण करने में दिक्कत होती है। सौर ऊर्जा अंतरालिक प्रकृति की होती है, दिन रात मौसम पर निर्भर करती है। बिजली ग्रिड की स्थिरता, फ्रीक्वेंसी प्रबंधन और बैलेंसिंग एक बड़ी चुनौती है अपने आप में। कई राज्यों में ट्रांसमिशन अवसंरचना अपर्याप्त है अपने आप में। ऊर्जा भंडार की कमी हो सकती है। सौर ऊर्जा के प्रभावी उपयोग के लिए बैटरी स्टोरेज आवश्यक है अपने आप में। भारत में स्टोरेज तकनीकी अभी महंगी और सीमित है अपने आप में। तो ये चिंताएं हैं इसमें, ठीक है। वित्तीय एवं निवेश संबंधी समस्या आ जाएंगी। घरेलू विनिर्माण की कमजोरी आ सकती है आपके सामने। नीतिगत एवं नियामक अस्थिरता हो सकती है। राज्यों के बीच नीतियों में असंगति हो सकती है, ठीक है। बार बार नियमों में बदलाव से दीर्घकालिक योजना कठिन हो सकती है। पर्यावरणीय चुनौतियां आ सकती हैं। सोलर पैनलों के निस्तारण यानी कि ई वेस्ट की स्पष्ट नीति का अभाव अभी है। जैव विविधता पर प्रभाव, विशेषकर बड़े सौर पार्कों में। बड़े सौर पार्कों में कहीं ना कहीं जो है बायोडायवर्सिटी पर इसका इंपैक्ट दिख सकता है अपने आप में भी, बहुत ज्यादा नहीं, हाँ दिख सकता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये एक बड़ी चुनौती है अपने आप में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में। चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ कुछ सुधार भी हैं, जैसे कि भूमि उपयोग में नवाचार हो, रूफटॉप सोलर, फ्लोटिंग सोलर, एग्रीवोल्टाइक मॉडल को बढ़ावा देना। आजकल नदियों पर पैनल लगाए जा रहे हैं ना। बंजर, खनन प्रभावित और गैर कृषि भूमि पर आप इसका प्रयोग कीजिए भाई। आप नॉर्मल जो प्रोडक्टिव लैंड है या जो अन्य चीजें हैं वहां पर आप क्या लगाएंगे पैनल, आप जो है बंजर भूमियों पर लगाइए पैनल्स, है ना। ग्रिड अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण करना, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का विस्तार करना, स्मार्ट ग्रिड और रियल टाइम ग्रिड मैनेजमेंट सिस्टम को बढ़ावा देना, राज्यों के बीच बेहतर समन्वय को स्थापित करना और ऊर्जा भंडार का नीति का विकास, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर बैटरी स्टोरेज पॉलिसी को बनाया जाए। PLI योजना के अंतर्गत बैटरी निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाए, ठीक है। और इसके अलावा वित्तीय सुधारों के अंतर्गत भी भुगतान सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया जाए। हरित बांड और सस्ती वित्तीय सहायता दी जाए। आत्मनिर्भर सौर निर्माण के क्षेत्र में भी काम किया जाए। तो इस तरीके से आप इन सुधारों के माध्यम से हम सौर ऊर्जा के क्षेत्र में और आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा स्थिर और पारदर्शी नीति ढांचा बनाया जाए, पर्यावरणीय प्रबंधन भी किया जाए अपने आप में। तो अल्टीमेटली निष्कर्ष अगर आप देखेंगे तो क्या पाएंगे कि सौर ऊर्जा भारत के ऊर्जा संक्रमण, जलवायु प्रतिबद्धताओं और आत्मनिर्भरता की कुंजी है, किंतु इसके सतत विकास के लिए केवल क्षमता वृद्धि नहीं बल्कि ग्रिड भंडारण, वित्त नीति और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों का समग्र समाधान आवश्यक है। प्रभावी नीतिगत सुधारों के माध्यम से भारत न केवल अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है बल्कि वैश्विक सौर ऊर्जा नेतृत्व भी स्थापित कर सकता है। बड़ी बात है। जैसे आजकल किसी घर में अगर कोई बड़ा पैनल लगा होता है तो अपने घर में भी बिजली उत्पन्न करता है और सरकार को बेच देता है। ये तो होता है। और क्या होता है, तो भारत भी अपने स्तर पर अपनी ऊर्जा क्षमताओं का प्रयोग करते हुए वैश्विक स्तर पर भी ऊर्जा क्षमताओं को पूर्ण कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आज का अपडेट। बाकी हमारे सभी कोर्सेज पर 50% का डिस्काउंट चला लगभग अधिकतर कोर्सों पे, और बाकी नॉर्मल डिस्काउंट चल रहा है, तो आप चाहें तो उसका भी फायदा उठा सकते हैं। उसके लिए आप हमें दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी शुभकामनाएं एक बार पुनः से, और इस बार आप लोग प्लीज अच्छे से तैयारी कीजिएगा, मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, यूं ही मुस्कुराते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है
कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में आरओ परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।